आज हम करेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज अ डुप्लीकेशन प्रोसेस रिक्वायरिंग कॉपिंग फ्रॉम अ टेम्पलेट। जो डीएनए होता है उसके ऊपर जो टू स्ट्रैंड्स, डीएनए के जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें एक जो रहता है उस जब दोनों स्ट्रैंड हेलिकेज एंजाइम जो है वो सेपरेट कर देगी तो दोनों स्ट्रैंड की जो है वो कॉपी सिंथेसाइज करेगा। दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डिस्क्राइब्स द mechanism of DNA replication in all known cells. This process is known as semi-conservative replication. यहाँ पे बताया गया है कि जो एक स्ट्रैंड होता है दैट इज द पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अदर जो स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है दैट इज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो पेरेंट के स्ट्रैंड को जब वो आगे पास ऑन कर रहा है तो वो कंजर्वेशन रही, सेमी कंजर्वेशन। This process is known as semi-conservative replication because two copies of the original DNA molecule are produced and each copy contains one original strand and one is the newly synthesized strand. अब इस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था मैथ्यू मिसेल्सन फ्रैंकलिन स्टॉल इन 1958। ये एक्सपेरिमेंट किया गया इकोलाई के ऊपर और उस इकोलाई को हेवी और नॉर्मल आइसोटॉप से ट्रीट किया गया। DNA replication in 1958, Matthew Michelson and Franklin Stock conducted an experiment on the E. coli, which divides in 20 minutes to study the replication of the DNA. अब इसमें जो प्रोसीजर किया, that procedure is what? जो एक N15 heavy isotope, second is the normal isotope that is N14, are two isotopes of the nitrogen which can be distinguished based on their density by centrifugation in the cesium chloride. Cesium chloride is a solution which is the density gradient जो दिखाता है जब heavy isotope को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। उससे हम पता लगा सकते हैं कि विच इज द हैवी आइसोटॉप एंड विच वन इज द लाइट आइसोटॉप। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कल्चर करा इकोलाई को मीडियम में एंड दैट मीडियम कंटेन्स और कॉन्स्टिट्यूट द जो N15 हैवी आइसोटॉप वो इस मीडियम में ऐड किया गया अमोनियम क्लोराइड। ओवर मेनी जनरेशंस एज अ रिजल्ट N15 was integrated into the bacterial DNA. जो N15 heavy isotope था जब उसको कल्चर में डाला गया तो बैक्टीरिया के डीएनए ने उसमें जो हैवी आइसोटॉप था वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर गया क्योंकि नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन एलिमेंट रहता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन हैवी आइसोटॉप वाला बैक्टीरियल डीएनए के साथ एसोसिएट करेगा। Later they revised the N15 ammonium chloride medium to normal N14, that is the यहाँ पे heavy isotope नहीं डाला है, यहाँ पे light या normal isotope इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ generations तक पहले heavy isotope इंट्रोड्यूस करा। heavy isotope जब इंट्रोड्यूस करा गया तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ वो एसोसिएट कर गया, इंटीग्रेट कर गया। जब उसमें मीडियम में हैवी आइसोटॉप की जगह लाइट आइसोटॉप यूज करा गया तो उसमें कुछ चेंजेस नजर आए। जो N14 वाला आइसोटॉप था वो इनकॉर्पोरेट, ऑब्वियस है कि वो भी इंटीग्रेट होगा। जो न्यू स्ट्रैंड्स बन रहे थे दैट इज द लाइट आइसोटॉप। At a regular interval of time they took the sample and checked for the density of the DNA. जब उसको कई जनरेशंस तक किया गया और हर इंटरवल के बाद चेक किया गया सैंपल को और ये चेक किया गया और इससे भी ये पता चला कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है या पेरेंटल स्ट्रैंड है उसमें कौन सा आइसोटॉप जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे हम इसको आगे डिटेल में समझेंगे। सैंपल 1 जो
आफ्टर 20 मिनट्स के बाद लिया गया, द सैंपल हैड बैक्टीरियल डीएनए विद एन इंटरमीडिएट डेंसिटी एंड सैंपल 2 जो था उसमें 40 मिनट्स के बाद जो लिया उसमें डीएनए जो था बैक्टीरिया का दैट इज बोथ इंटरमीडिएट भी मिले स्ट्रैंड और लाइट डेंसिटी वाले भी मिले सेम प्रपोर्शन में। अब यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन, अभी हम इसको जो मैंने आपको अभी बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। हर पेरेंटल स्ट्रैंड जब भी रेप्लिकेशन होती है तो डुप्लेक्स जो होता है पेरेंटल स्ट्रैंड का वो अलग हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। डॉटर डीएनए जो रहेगा या डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो रहेगा उसमें 1 पेरेंट स्ट्रैंड होता है और 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है और द बेस पेयरिंग रूल इज ऑलवेज मेंटेन। ऐसा नहीं है कि न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बन रहा है तो उसकी जो पेयरिंग है वो किसी और बेस पेयर के साथ वो जुड़ जाएगा या किसी और बेस के साथ नाइट्रोजन बेस के साथ पेयर करेगा। नो, वो रूल सेम रहेगा। ए टी के साथ पेयर अप करता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ करता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कलर से डिफरेंशिएट करा गया है। यहाँ पे ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड तो ऊपर इसको लिखा है ओल्ड। जैसे ही ये सेग्रीगेट हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं ताकि ये अपना डुप्लेक्स फिर से बना सके, तो यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बन रहे हैं तो उनकी पेयरिंग वैसे ही रहेगी, बट न्यूली सिंथेसाइज्ड मतलब यहाँ पे एक पेरेंटल स्ट्रैंड, एक पेरेंट का स्ट्रैंड आ रहा है और जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है दैट इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो ये डुप्लेक्स फिर से कंप्लीट हो जाएगा इन द रेप्लिकेशन। अब जो हमने मैथ्यू का एक्सपेरिमेंट समझा उसमें यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड हैवी आइसोटॉप इंट्रोड्यूस करा गया है N15। कोई पैट्री डिश ली, उसमें कल्चर मीडियम ये ऐड करा और उसमें इकोलाई बैक्टीरिया ऐड किए गए और इकोलाई बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा उस डीएनए में ये जो कल्चर ऐड किया अमोनियम क्लोराइड जिसमें हैवी आइसोटॉप है, वो आइसोटॉप जो है वो ई कोलाई के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा और जब उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा तो जब हम सीजियम क्लोराइड की हेल्प से डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन है उससे चेक करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद, तो हम जो बैंड देखेंगे डीएनए के ई कोलाई का है वो उसमें चेक करेंगे तो जो हैवी आइसोटॉप है वो हमें उस बैक्टीरियल डीएनए में मिलेगा। हम उसको डेंसिटी ग्रेडियंट ये चीज बता रहा है कि उसमें हैवी आइसोटॉप प्रेजेंट है। अब सेकेंड हम जब बात करते हैं कि यहाँ पे सेकेंड केस में सेकेंड स्टेप में जब हमने मीडियम में इंट्रोड्यूस करा लाइट आइसोटॉप वाला अमोनियम क्लोराइड, तो जो N14 होगा वो भी इंटीग्रेट करेगा ई कोलाई के डीएनए के साथ। इसी चीज को रिपीट किया गया, बट अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है मीडियम में अमोनियम क्लोराइड लाइट आइसोटॉप दैट इज N14। तो जब लाइट आइसोटॉप इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे तो इसमें ये स्ट्रैंड जब अलग हुए रेप्लिकेशन में, तो स्ट्रैंड जब रेप्लिकेट कर रहा है तो उससे पहले स्ट्रैंड्स को सेपरेट होना पड़ेगा। ये कौन से स्ट्रैंड है? पेरेंटल स्ट्रैंड। ये सेपरेट हो रहे हैं, ये पेरेंट स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया, ये पेरेंट स्ट्रैंड, ये डॉटर मॉलिक्यूल बन रहा है, डॉटर डीएनए बन रहा है, तो ये N15 पेरेंट स्ट्रैंड, ये भी N15 पेरेंट स्ट्रैंड, 2 डॉटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल। और जो हमने N14 इंट्रोड्यूस करा अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में, तो वो न्यूली सिंथेसाइज, तो जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होगा, जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होगा उसमें N14 जो है वो इंटीग्रेट कर जाएगा। तो N15 इज द पेरेंटल स्ट्रैंड एंड N14 इज द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड।
तो इस जनरेशन में हम जो डीएनए मॉलिक्यूल देख रहे हैं दैट इज इंटरमीडिएट टाइप. इंटरमीडिएट बोल सकते हैं इसको, हाइब्रिड बोल सकते हैं. इंटरमीडिएट जिसमें एक हैवी स्ट्रैंड है और एक लाइट स्ट्रैंड है. हाइब्रिड भी बोल सकते हैं क्योंकि हाइब्रिड में दो एक नया टाइप का वेरिएशन आ रहा है पर पेरेंट स्ट्रैंड भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है. अगर इसी चीज को फिर से रिपीट किया जाए और सेम मीडियम के साथ अमोनियम क्लोराइड जो N14 वाला होगा, तो यहां पे जब ये सेपरेट होगा N15 एंड N14, अब यहां पे जो N14 ये सेपरेट हो रहा है पेरेंटल स्ट्रैंड, क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल आगे जब जनरेशंस बनाएगा तो ये भी तो पेरेंट स्ट्रैंड होगा. N15 मीडियम सेम रखा है, N14 वाला. यहाँ पे ये स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, एक ये हुआ, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के सेपरेट हो गए. N14 एक तरफ N14 है और दूसरी तरफ N15 है. सेम इन दिस केस N14 ये पेरेंट स्ट्रैंड आ गया, N15 ये भी पेरेंट स्ट्रैंड आ गया. जब हम इसको लाइट आइसोटॉप से ट्रीट कर रहे हैं तो यहां पे फिर से जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनेगा वो लाइट आइसोटॉप वाला होगा, दैट इज N14. तो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है. अगले पेरेंट डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, ये इसका ये पेरेंट है. ये 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये पेरेंट है, ये इसके 2 डॉटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं. तो यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड दूसरा जो बना रहा है डीएनए मॉलिक्यूल N14 मीडियम में होने की वजह से न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रैंड बनेगा उसमें भी N14 आइसोटॉप वाला ही डीएनए स्ट्रैंड आएगा, सेम इन दिस साइड. तो यहाँ पे जब इसको डेंसिटी ग्रेडियंट से चेक करा गया तो टेस्ट ट्यूब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जब सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाला गया तो यहाँ पे जो लाइट वाले हैं वो स्ट्रैंड ऊपर बनेंगे, वो बैंड ऊपर बनेंगे, डेंसिटी वाले नीचे बनेंगे, इंटरमीडिएट वाले सेंटर में बनेंगे. तो यहाँ पे इस केस में इंटरमीडिएट वाले यहाँ पे होंगे. अब इंटरमीडिएट वाले N15 एंड N14 वाला रहेगा. इंटरमीडिएट के केस में एक हैवी आइसोटॉप वाला और एक लाइट आइसोटॉप वाला. तो इंटरमीडिएट वाले जो हैं वो सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब उसको डालेंगे तो डेंसिटी ग्रेडियंट बताता है वो, तो यहाँ पे वो इंटरमीडिएट कंडीशन वाला जो होगा वो सेंटर में होगा. जबकि हैवी आइसोटॉप वाला अगर होता, यहाँ पे नहीं है, अगर होता N15 तो वो नीचे की तरफ बॉटम में बनता और ऊपर की तरफ जो है वो लाइट N14 वाला. तो यहाँ पे पीछे वाली स्लाइड में यही बताया था कि सेकेंड जनरेशन में इंटरमीडिएट वाले भी बन रहे हैं और लाइट वाले यानी नॉर्मल बैंड भी बन रहे हैं. तो ये आगे इंटरमीडिएट वाले, लाइट वाले या नॉर्मल वाले और ये इंटरमीडिएट. इसके केस में हैवी वाले नहीं है, हैवी बैंड्स नहीं है, मतलब नीचे वाले कंडीशन में सेटल नहीं होंगे. यहाँ पे ये इस केस में होगा जब आप इसमें सीजियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को डालेंगे सीजियम क्लोराइड के साथ तो यहाँ पे हैवी आइसोटॉप नीचे की तरफ बॉटम में प्रेजेंट रहेगा और इससे पता चलेगा कि दैट आइसोटॉप इज द हैवी आइसोटॉप. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव के लिए किया था टेलर ने, J.H. Taylor and other scientists et al. In 1958 also demonstrated the semi-conservative mode of replication in DNA and chromosome in root tip cells of the Visia fava after the incorporation of radioactive thymidine 3H. The root tips were transferred to unlabeled medium containing colchicine and radioactive chromosome with labeled DNA having 3H, that is the thymidine, appeared in the form of scattered black dots of the silver grains. After replication of DNA and constitution of chromosome, following facts were noticed. यहाँ पे इस केस में भी ऐसा ही किया गया है जैसे कि मैथ्यू एक्सपेरिमेंट में किया गया. इस केस में जो प्लांट यूज किया है दैट इज द Visia fava
वीसिया फावा, और इसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डाला गया है थाइमिडीन आइसोटॉप, दैट इज द थाइमिडीन, और उसको लेबल रखा गया है, थाइमिडीन को लेबल किया गया क्रोमोसोम के ऊपर कि दैट इज द लेबल्ड डीएनए, जिसमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन इंट्रोड्यूस करा है, और जिसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है दैट इज द अनलेबल्ड। मीडियम में रखेंगे वैसे ही जैसे कि पीछे केस में हमने एक्सपेरिमेंट में समझा कि जो N15 आइसोटॉप था और N14 आइसोटॉप, इसके केस में थाइमिडीन रेडियो एक्टिव इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस क्रोमोसोम को लेबल्ड रखेंगे, लेबल डीएनए से डिनोट करेंगे या फिर उसको लेबल करेंगे, और दूसरा जो होगा उसको अनलेबल्ड, क्योंकि उसमें कोई भी रेडियो आइसोटॉप या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं होगा, नॉन रेडियो होगा, नॉन रेडियो एक्टिव। यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे कि ये क्रोमोसोम है जिसमें ये जब ये क्रोमोसोम जब सेपरेट होता है तो उसका सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे दिस इज द क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड, जिसमें से एक पेरेंटल रहेगा, और जब वो रेप्लिकेट करेगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए रहेगा, तो उसमें कोई हैवी आइसोटॉप नहीं होगा। यहाँ पे इस केस में सबसे पहले जो वीसिया फावा है उसमें इंट्रोड्यूस करा गया है मीडियम में थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। जब उसमें इंट्रोड्यूस किया गया तो वीसिया फावा के डीएनए के साथ वो इंटीग्रेट कर जाएगा, उसमें रेडियो एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट होगी। जब उसमें हम मीडियम सेकेंड जनरेशन के लिए चेंज कर देंगे और उसमें एक तरफ अनलेबल्ड डालेंगे, अनलेबल्ड मतलब कोई भी रेडियो एक्टिविटी उसमें नोटिस नहीं की जाएगी, उस मीडियम में हमने थाइमिडीन को रिमूव कर दिया। जब थाइमिडीन रिमूव कर दिया मतलब रेडियो एक्टिविटी वहां पे नहीं है, नॉन रेडियो एक्टिव होगा। तो ऐसा होना चाहिए था कि अगर हम सेमी कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो एक तो पेरेंटल स्टैंड है जिसमें रेडियो एक्टिविटी ऑलरेडी है क्योंकि वो पीछे से आएगा, ये पेरेंटल स्टैंड है, पेरेंटल क्रोमोसोम है, ये भी पेरेंटल क्रोमोसोम है। जब ये रेप्लिकेट करेगा सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड क्रोमोसोम बनेगा उसमें थाइमिडीन की प्रेजेंस नहीं होगी, मतलब उसमें रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होगी। बिल्कुल वैसे जैसे कि पीछे हमने N15 और N14 इंटरमीडिएट टाइप के स्ट्रैंड्स देखे, वैसे ही यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसका एक साइड, एक क्रोमैटिड जो है वो रेडियो एक्टिव है और दूसरी साइड का नॉन रेडियो एक्टिव है। सेम इसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे सेकेंड स्टेप के लिए या थर्ड सेकेंड जनरेशन के लिए। तो उसमें यहाँ पे जब सेपरेशन हुई, ये यहाँ पे ये क्रोमैटिड आएगा, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ये पेरेंटल क्रोमैटिड है। सेम इन दिस साइड, दिस इज द पेरेंटल क्रोमोसोमल पार्ट, क्रोमोसोम नॉट द पार्ट, क्रोमोसोम। और ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा उसमें फिर से रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि मीडियम हमने सेम रखा है जिसमें थाइमिडीन प्रेजेंट नहीं होगा। तो जैसा हमने मैथ्यू का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, टेलर का भी वैसा ही है, बट मैथ्यू ने इकोलाई को यूज करा था और उसमें N14 और N15 आइसोटॉप को यूज किया, और इस केस में यूज किया गया है थाइमिडीन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। It was found in the first generation that radioactivity was uniformly distributed in both the chromosome, दोनों में, क्योंकि फर्स्ट केस में थाइमिडीन ऐड किया गया है तो दोनों क्रोमोसोम में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, तो वो फिर अगली जनरेशन के लिए पेरेंटल स्ट्रैंड होगा। डबल डुप्लेक्स या डबल हेलिक्स was labeled, उसको हम जब रेडियो एक्टिव के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो उसको हम लेबल डीएनए या लेबल्ड क्रोमोसोम लिखेंगे, और जिसमें नहीं होगी दैट इज द नॉन लेबल्ड। ड्यूरिंग द सेकेंड डिवीजन ओनली वन ऑफ द टू क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड रेडियो एक्टिविटी थाइमिडीन से बाय द शोइंग वन स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव, ओरिजिनल वाला क्योंकि वो पेरेंटल होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगी और दूसरे वाले में नहीं दिखेगी क्योंकि उसमें हमने थाइमिडीन को रिमूव कर दिया।
अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे रेप्लिकेशन का। इतना समझ लिया कि रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज द डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए। डुप्लेक्स अलग हो रहा है, फिर जाके वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है। जो एंजाइम रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं, पहली बात की रेप्लिकेशन प्रोसेस करने के लिए कई एंजाइम्स, कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड, एक आइडिया की मतलब रेप्लिकेशन में हो क्या रहा है। एंजाइम्स की एंजाइम कैटालाइज करेंगे इस प्रोसेस को। एक्शन ऑफ रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस विद हाई एक्यूरेसी टू अवॉइड द म्यूटेशन। रेप्लिकेशन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हाई एक्यूरेसी के साथ हो, बिल्कुल सही तरीके से हो, उसमें कोई म्यूटेशन ना आए, तो उसके लिए कई अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो मेन प्रोसेस को या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ती है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को या स्ट्रैंड को बनाने के लिए। दिस इज द मेन एंजाइम and is DNA dependent since DNA act as a template and catalyze the polymerization of the deoxyribonucleotides। यहाँ पे ये एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम एक पर्टिकुलर साइड रहती है, ओरी साइड इन द डीएनए, जहां पे ये डीएनए की रेप्लिकेशन करेगी, एक्ट एज अ वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए जिसके ऊपर रेप्लिकेशन चल रही है, दैट इज द टेम्पलेट। अब यहाँ पे इकोलाई है। इकोलाई इज अ प्रोकैरियोटिक जिसका जीनोम दैट इज 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। रेप्लिकेशन जो कंप्लीट होती है प्रोकैरियोट्स में, इकोलाई में, वो 38 मिनट्स की होगी। Polymerase enzyme have to be fast and should catalyze reaction with high degree accuracy। Polymerase enzyme जो है वो फास्ट काम करेगी, कैटालाइज करेगी प्रोसेस को, रिएक्शन को हाई एक्यूरेसी के साथ। आगे है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो सबस्ट्रेट और साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड करता है जब वो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए पे बाइंड करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करेगा। सबसे पहले बात करते हैं जो इसमें एंजाइम्स, जो कंपोनेंट्स रहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के। मैंने पहले बताया एंजाइम्स। सबसे पहले है एंजाइम्स। जो जो एंजाइम रेप्लिकेशन करेंगी, इन्वॉल्व होंगी रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, हेलिकेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम एंड रिपेयरिंग एंजाइम। These all enzymes involved in the process of DNA replication। सेकेंड, एंजाइम्स तो होंगी पर एंजाइम्स को सबस्ट्रेट की जरूरत होती है और कई अदर फैक्टर्स जो हैं वो उनको एक्टिवेट करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जिनको ज्वाइन करना इस डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए, तो डीएनए में दैट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एनर्जी की जरूरत पड़ती है बॉन्ड्स को बनाने के लिए, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज होगी और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एनर्जी भी लिबरेट करेगा। अब स्टेप्स की बात करते हैं। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन। ये एंजाइम वर्क कर रही हैं, डिफरेंट स्टेप्स में अलग अलग एंजाइम एक्ट करेगी। फर्स्ट स्टेप इज द ओरिजिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन, मींस ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, किस पॉइंट पे रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। सेकेंड, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब डीएनए जो है वो डुप्लेक्स की फॉर्म में है, तो उस हेलिक्स को ओपन करने के लिए एंजाइम क्या करेगी, जैसे कि एक जिप होती है, उस जिप को अगर हम ओपन कर दें, उसको खोल दें, यानी कि वो अनजिप हो रहा है या अनबाइंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे डीएनए है, डीएनए सॉरी ओके, अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। यहां पे डीएनए स्ट्रैंड है, दिस इज द डीएनए डुप्लेक्स। यहां पे एडेनिन है, सामने उसके थाइमिन होगा। यहाँ पे साइटोसिन है तो उसके सामने जो है मींस बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ग्वानिन के साथ। अगर यहाँ पे थाइमिन है तो उसके सामने एडेनिन बनेगा, और यहाँ पे अगर ग्वानिन है तो वो
पेयरिंग करेगा साइटोसिन के साथ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और पेयरिंग इन्हीं के साथ होती है, ऐसा नहीं है कि ए सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंजाइम भी चाहिए। तो यहाँ पे जब स्ट्रैंड ओपन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, जब अनबाइंड कर दिया उसको, दोनों स्ट्रैंड्स ओपन कर दिए, ऐसा नहीं है कि सारा स्ट्रैंड जो डीएनए डुप्लेक्स है उसको एक साथ एंजाइम सारा का सारा उसको अलग कर देगी, सेग्रीगेट कर देगी। नो, यहाँ पे अगर उसने उस पॉइंट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पॉइंट होता है जहाँ पे एंजाइम कट करती है, और वहीं पे उसी टाइम एक अनदर एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, प्राइमर की हेल्प से जो है वो न्यूली न्यूक्लियोटाइड्स को वहां पे जो है वो सिंथेसाइज करने स्टार्ट कर देगी। तो साथ में अनजिपिंग भी हो रही है और जिपिंग भी हो रही है, बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही है, बॉन्ड ब्रेकडाउन भी हो रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर जो डायरेक्शन देगा कि इस डायरेक्शन में प्राइमेज एंजाइम बाइंड करके और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उस न्यूक्लियोटाइड को वहां पे ऐड करेगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप है जिसमें सिंथेसिस होगी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की। ये अगर टेम्पलेट अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन रहा है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। प्रूफ रीडिंग में चेक किया जाता है कि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं ऐड हो गया है, गलत पेयरिंग तो नहीं होगी है, अगर हुई है तो उसको रिपेयरिंग करेगा। अब यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की बात की, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दैट इज फ्रीली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड्स फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, और 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के केस में रहेंगे। दैट इज द दिस स्मॉल डी स्टैंड्स फॉर द डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ऐसे ही सीएमपी एंड टीएमपी। टी थाइमिन के लिए, सी साइटोसिन के लिए सिस्टिडीन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इनके पास सिर्फ एक फॉस्फेट होगा। जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे, जिस एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड की एडिशन होगी और एंजाइम फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है वो इन न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट कर देगा। इसमें जब फॉस्फेट की एडिशन कर दी तो ये एएमपी से चेंज हो गया एटीपी में, जीएमपी चेंज इनटू जीटीपी, सीएमपी चेंज इनटू सीटीपी एंड टीएमपी चेंज इनटू टीटीपी, यानी ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो मोनोफॉस्फेट था उसमें 2 फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन से वो चार्ज या एक्टिवेट हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोरिलेज। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द ओरिजिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स एज अ कंप्लीट डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड। अभी मैंने बताया कि डीएनए सारा का सारा उसका स्ट्रैंड एक साथ अनजिप नहीं हो जाएगा, सेपरेट नहीं हो जाएगा। एक पॉइंट होता है जहां पे डीएनए हेलिक्स जो है वो ओपन होता है, दैट साइड इज कॉल्ड द ओरी साइड और द ओरिजिनेशन या ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा क्योंकि बेस पेयर जो थे वो स्टैंड अलग होना है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो अलग होगा, तो एंजाइम उसको कट करेगा, हेलिकेज एंजाइम। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 बेसेस ब्रेक्स इन द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ओरी साइड तो पता है, पर ओरी साइड पे बाइंड किसको करना है? हेलिकेज को, जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है और अनजिप करना है डीएनए डुप्लेक्स को। एंजाइम हेलिकेज अनबाइंड्स एंड सेपरेट टू डीएनए स्ट्रैंड। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। Another enzyme help in this step, that is the topoisomerase. Topoisomerase कट कर रहा है और रीसील कर रहा है one strand of DNA strand, helping separation of intertwined strand of the long DNA molecule.
यानी कि जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम होगी वो कट करेगी और रीसील करेगी वन स्ट्रैंड को, ताकि जो डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहा है वो आपस में ट्विस्ट ना कर जाए, इंटरवाइंड स्ट्रैंड ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। और जब वो अनजिप करता जाता है हेलिकेज एंजाइम, तो उस डीएनए स्ट्रैंड की शेप बनती है कुछ हद तक वाई की तरह, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। आगे है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर एक शॉर्ट सेगमेंट होता है आरएनए न्यूक्लियोटाइड का, जो फॉर्म होगा डीएनए टेम्पलेट पे रेप्लिकेशन बिफोर रेप्लिकेशन बिगिंस, क्योंकि प्राइमर जो है वो डायरेक्शन देगा कि इस डायरेक्शन में जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करनी है। इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू, यानी जहां पे न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन हो रही है डीएनए टेम्पलेट के सामने जो स्ट्रैंड बन रहा है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और उसकी डायरेक्शन 3' रहेगी, 3' एंड। अब यहाँ पे देखेंगे दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में इस पॉइंट पे हेलिकेज एंजाइम बाइंड कर रही है। जब उसको वो अनबाइंड कर रहा है तो एक बबल की शेप बन रही है। अगर सर्कुलर डीएनए है तो एक स्ट्रैंड में सेंटर की तरफ बबल की तरह बनेगा, और अगर वो लीनियर डीएनए है तो वाई की शेप बनाएगा। वाई की शेप जैसे कि यहाँ पे ये शेप बन रही है वाई शेप। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। हेलिकेज एंजाइम उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। वहीं पे कुछ फैक्टर्स जैसे कि सिंगल स्ट्रैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन उधर बाइंड कर रही है, ताकि वो अनजिप्ड डीएनए ट्विस्ट ना कर जाए, उसको स्टेबल रखने के लिए सिंगल स्ट्रैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन वहां पे बाइंड कर रही हैं। Helicase enzyme unbind the DNA and SSB, that is single strand binding protein, binds to DNA strand. अब जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज एंजाइम उसको अनजिप करता जाएगा, वहीं पे पीछे एक नई एंजाइम जुड़ेगी, बाइंड करेगी स्ट्रैंड के ऊपर, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही जो है जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगी और एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को सिंथेसाइज करेगी। पर उससे पहले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर के बिना नहीं जुड़ सकती, तो प्राइमर जो है वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा सेगमेंट है जो बाइंड करता है और डायरेक्शन देता है, जिसकी हेल्प से डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर पाता है। अब यहाँ पे मैंने जो वाई फॉक की तरह शेप बन रही है, जब लीनियर डीएनए रहेगा तो कुछ हद तक इसकी वाई लेटर की तरह शेप रहेगी। यहाँ पे स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 3' एंड और इसका दूसरा एंड है 5' एंड। वहीं पे जो इसके ऑपोजिट वाला है दैट इज 5' और ये आ गया 3'। यहाँ पे सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम ने हेल्प करा, उसको कट करा, अनजिप करा। हेलिकेज एंजाइम और डीएनए प्रोटीन की हेल्प से उसको कट कर रही है, अनजिप कर रही है और टोपोआइसोमरेज टेंशन को रिमूव कर रही है, ताकि जो इंटरवीनिंग है डीएनए की वो ना हो सके। वहीं पे अब जो डीएनए के टेम्पलेट अलग हुए हैं और न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, उसकी डायरेक्शन जो है वो 5' to 3' है। वहीं पे इस केस में 5' to 3'। इस केस में इधर से स्टार्ट नहीं होगा, इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, यानी कि रेप्लिकेशन 3' वाली साइड से स्टार्ट होती है। किसका 3' देख रहे हैं? टेम्पलेट का। और जो न्यूली सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है उसकी डायरेक्शन 5' to 3' है। तो यहाँ पे तो सही है, बट इस केस में ये मिड से सेंटर से स्टार्ट करेगा और 5' to 3' जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे SSB स्टेबलाइजिंग सिंगल स्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी बाइंड कर रही है सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा कि 5' एंड पे प्राइमर जुड़ गया। प्राइमर जुड़ गया तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगी वो उसको कंटिन्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती जाएगी। तो ये स्ट्रैंड जो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री, ये एकदम कंटिन्यूटी के साथ बनेगा। इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्राइमर की हेल्प से पूरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाएगी। वहीं पे
जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उस दूसरे स्ट्रैंड में जिसकी डायरेक्शन 3' to 5' है, उसमें जब न्यूली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है उसकी डायरेक्शन 5' to 3'। यहाँ पे कई बार प्राइमर जो है वो बाइंड करेगा और डायरेक्शन देगा न्यूक्लियोटाइड्स को, यानी डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन दे रहा है कि इस डायरेक्शन में एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। तो काफी ज्यादा ये स्ट्रैंड जो है वो सेगमेंट में बन रहा है, तो इन सेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ओकाजाकी साइंटिस्ट का नेम है और ये साइंटिस्ट के नेम से पड़ा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। अब जो मैंने बताया कि अनजिपिंग हो रही है तो वो वाई शेप बन रही है या फिर फॉक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 5' वाला जो 3' की तरफ रन कर रहा है तो दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड और द कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और अदर वन इज द लैगिंग स्ट्रैंड एंड दीज स्मॉल सेगमेंट्स और फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। पॉलीमरेज एंजाइम 3 इनिशिएट करता है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टू द 3' एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर। यहाँ पे ये ऐड कर रहा है आरएनए प्राइमर किस डायरेक्शन में, 3' डायरेक्शन में। कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3 किसको ऐड कर रहे हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को। Thus, the DNA polymerase 3 can synthesize a new chain only in the 5' to 3' direction. Both the DNA strands are synthesized simultaneously, but in opposite direction. One is in direction towards the replication fork, and the other in the direction away from the replication fork. जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है फॉक की, एक की डायरेक्शन वहां से स्टार्ट होगी और एक की दूसरे एंड से होगी, यानी कि रेप्लिकेशन फॉक से दूर। तो यहाँ से डायरेक्शन तो यही रहेगी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है, दैट इज 5' to 3'। अब बात जो की कि डीएनए लीडिंग स्ट्रैंड जो है डीएनए चेन विच रन्स इन डीएनए 3' to 5' डायरेक्शन इज कॉपीड बाय द पॉलीमरेज 3 एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड रिक्वायरिंग जो रिक्वायर कर रहा है दैट इज ओनली सिंगल प्राइमर रिक्वायरिंग वन प्राइमर एंड दिस न्यू स्ट्रैंड इज नोन एज अ लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है दैट डीएनए चेन which runs in the 5' to 3' direction is copied by the polymerase 3 as a discontinuous manner because synthesis can be only proceed in 5' to 3' direction, जिसकी वजह से कई प्राइमर्स उसमें ऐड हो रहे हैं and that strand is called the lagging strand. And number of RNA primers required in the synthesis of lagging strand. यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3' ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, सेपरेट हुआ ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड इसकी डायरेक्शन 3' to 5' है, बट जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है प्राइमर जहां पे डायरेक्शन दे रहा है डीएनए पॉलीमरेज को उसकी डायरेक्शन है 5' to 3'। यहाँ पे एक तरफ कॉन्टिन्यूअस बन रहा है न्यूली डीएनए स्ट्रैंड और एक तरफ जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस बन रहा है। डीएनए पॉलीमरेज वर्क इन द 5' to 3' डायरेक्शन, डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, इसलिए दूसरा जो डिसकंटिन्यूअस वाला स्ट्रैंड बन रहा है उसकी डायरेक्शन 5' से 3' के लिए, तो यहाँ पे उसकी शुरुआत हुई रेप्लिकेशन की। अब है नेक्स्ट डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 1 कैन नॉट ज्वाइन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन टुगेदर। अब पॉलीमरेज एंजाइम 3 जो थी या 1 जो थी वो एडजेसेंट बॉन्ड तो नहीं बना सकती है, उसके लिए अनदर एंजाइम काम करेगी दैट इज अ लाइगेज। एडिशन तो कर रहा है वो न्यूक्लियोटाइड्स की, बट एडजेसेंट बॉन्ड की सिंथेसिस लाइगेज एंजाइम करेगा जिसको ग्लू भी बोलते हैं। डीएनए लाइगेज इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस फंक्शन दैट इज द एडिशनल फंक्शन, वो एडजेसेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। डीएनए लाइगेज ज्वाइन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड chains together by catalyzing the formation of phosphodiester bond to seal the Okazaki fragments. कॉन्टिन्यूअस वाले में तो नहीं है प्रॉब्लम, बट डिसकॉन्टिन्यूअस वाले में जो लाइगेज एंजाइम होगी वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनको सील कर देगी।
अब यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ न्यूली सिंथेसाइज जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जब बन गया प्राइमर की हेल्प से, पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से, तो जो मैंने बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स थे AMP, CMP, TMP, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आए हैं, यानी ATP, TTP, GTP एंड CTP। तो दो स्ट्रैंड बने, लीडिंग एंड द लेगिंग स्ट्रैंड, जिसमें पॉलीमरेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम इन्वॉल्व हुई। अब है प्रूफ रीडिंग एंड द DNA रिपेयर। एक्यूरेसी ऑफ द बेस पेयरिंग इज एसेंशियल टू अवॉइड द म्यूटेशन। अगर रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, यानी कि A के साथ अगर C पेयर अप कर जाता है, तो उसको करेक्ट करेगा अनदर एंजाइम। एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल मेंटेन होती है, और अगर एक्यूरेसी रहेगी तभी आगे कोई जो है वो म्यूटेशन नहीं देखने को मिलेगी। कुछ म्यूटेशंस यूजफुल भी होती हैं और कुछ म्यूटेशंस हार्मफुल होती हैं। एनी एरर 1 in 100,000 is also rectified by removing wrong base and replacing the correct base। अगर कोई मिस्टेक हुई है, कोई एरर आता है रेप्लिकेशन में, तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है, रॉन्ग बेस को करेक्ट बेस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। DNA पॉलीमरेज रिमूव करता है और वही उसकी जगह नए यानी कि करेक्ट बेस को ज्वाइन करेगा। रिमूव एंड रिप्लेस एनी रॉन्ग बेस इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। अगर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में कोई रॉन्ग बेस ऐड हो गया है, तो उसको करेक्ट बेस के साथ रिप्लेस करेगा DNA पॉलीमरेज। वहीं पे रिपेयर एंजाइम न्यूक्लियस cut off any defection in the strand, proofreading ensure identical DNA strand। न्यूक्लियस एंजाइम कट कर रहा है और कोई भी डिफेक्ट है स्ट्रैंड में उसको कट कर रहा है, और ये उसको सही करेगा। और प्रूफ रीडिंग के केस में ये चीज चेक की जाती है कि जो DNA स्ट्रैंड बने हैं वो आइडेंटिकल DNA स्ट्रैंड हैं या फिर इनकरेक्ट है, यानी कि ये जो बने हैं वो सही बने हैं या फिर इनकरेक्ट हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम ने पेरेंटल स्ट्रैंड को अनजिप करा या अनबाइंड करा। वहीं पे इसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज करती हैं, जो भी अनबाइंडिंग पेरेंटल DNA होगा उसको स्टेबलाइज करेंगी। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस में सिंथेसाइज होगा जिसकी डायरेक्शन 5' to 3' होगी, जबकि दूसरे वाले की भी डायरेक्शन वही रहेगी, बट वहां पे वो फोर्थ केस में वो लेगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा और कई प्राइमर्स उसमें ज्वाइन करेंगे ताकि वो DNA पॉलीमरेज को डायरेक्शन दे कि कहां पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। फिफ्थ स्टेप में आफ्टर द RNA प्राइमर सिर्फ डायरेक्शन देने के बाद फिर वो सेपरेट हो जाएगा। RNA प्राइमर इज रिप्लेस बाय DNA by the another DNA polymerase and DNA ligase join the Okazaki fragments to growing the continuous strand। ये जो गैप है उस गैप को फिल कर रहा है लाइगेज एंजाइम ताकि वो स्ट्रैंड भी कंटिन्यूटी में बन सके। ओके, थैंक यू।